राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, और आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमकुम धर, प्रसिद्ध कथक डांसर। वेलकम टू द शो मैम। एंड आपके बारे में जितना कहें कम है, बिकॉज मोर देन 50 ईयर्स आपने दिया है कथक को, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपने इस लंबे स्पैन में किया है। तो हम आपके बचपन से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कुमकुम जी जब छोटी थी, जब बच्ची थी, तो वो कैसी थी, कैसा था आपका बचपन, क्या सोचती थी? बचपन से मुझे शौक तो था नृत्य करने का, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कौन सा नृत्य मैं आगे करूँगी जीवन में। जैसे घरों में होता है, किसी अवसर पे मेरी बड़ी बहन तैयार कर देती थी, आज भी जैसा आप देखते हैं। तो उस वक्त ये था कि किसी शादी के मौके पे या कहीं किसी गाने पे, पर तभी भी लोग कहते थे कि नहीं, बहुत अच्छा लगता था लोगों को घर में देख के कि हाँ बहुत अच्छा नृत्य। वो काफ़ी समय के बाद, तो जब मैं लखनऊ में आई, मेरे फादर यूपी काडर में थे, आईएएस में, इसलिए हम लोग ज़्यादातर यूपी में रहे, उनकी पोस्टिंग रही, और उसमें से भी हम ज़्यादा वक्त लखनऊ में हमने बिताया अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी तालीम के लिए। तो जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने ऐसा सुना कि उससे पहले स्कूल वूल में जो करते रहते हैं बच्चे, जो एनुअल डे में, हाँ जी, उसमें जी। कोई डांस कर लिया, कोई कुछ कर लिया, उतना ही होता था। फिर जब यहाँ पे मैंने सुना उस वक्त कि कथक केंद्र की स्थापना की गई, और मेरे परम आदरणीय गुरु आदरणीय लच्छू महाराज जी को विशेष रूप से मुंबई से बुलाया गया। उसके पहले कुछ ऐसा था कि लखनऊ घराना तो कथक का बहुत मशहूर है, तो तय है, लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए काफ़ी लोग जो गुरुजन थे वो माइग्रेट हो गए थे। मेरे गुरुजी बम्बई चले गए, शंभू महाराज जी दिल्ली चले गए, बिरजू महाराज जी दिल्ली चले गए। तो यहाँ पे एक घरानेदार जो तालीम होती है उसके थोड़ा एक खालीपन हो गया था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रयत्न किया और हमारे गुरु को बम्बई से बुलाया गया, और ये तय किया गया कि केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही तालीम दी जाएगी। और इंस्टीट्यूशन यहाँ थे तब भी, लेकिन ये था कि साहब इतने बड़े गुरु से गुरु शिष्य परंपरा में तालीम दी जाए, और जो कलाकार बने वो मतलब एकदम जो प्रोफेशनल कलाकार तैयार हो, इस दृष्टि से उनको बुलाया गया, समर्पित हो नृत्य के प्रति, और प्रोफेशनल। एक होता है शौक के लिए सीखना, हॉबी के लिए, लेकिन ये उनकी धारणा नहीं थी। तो बुलाया गया। तो जब कथक केंद्र स्थापित हुआ तो संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई के रूप में स्थापित हुआ, और अब भी ऐसा ही है। दिल्ली कथक केंद्र जो है वो संगीत नाटक अकादमी की इकाई है, और लखनऊ में भी ऐसा ही था। तो लखनऊ में जब हमने ये सुना कि ऐसा हुआ है, कोई बहुत बड़े गुरु आए, छोटे थे, अपने कॉलोनी में हम किसी अपनी सहेली के साथ गए और खुद ही चले गए, और उनसे वहाँ जाके देखा कि एक वयोवृद्ध आदमी खड़े हैं वहाँ पे। तो हमने पूछा उनसे कि, हमने कहा हमको भी गुरुजी नृत्य सीखना है। तब ये भी नहीं पता था कि यही गुरु है। तो उन्होंने कहा तुमको कुछ आता है? तो हमने कहा हमको तो कुछ नहीं आता है। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, देखा और कहा अच्छा चलो सिखाएंगे, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य परंपरा होती है इसमें सीखना इतना सरल नहीं होता है, तो मुश्किल से ही होता है। एक तो गुरु की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा शिष्य का इतना समर्पण होना चाहिए, और उसको निभा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया तभी मेरे गुरु 70 से ऊपर की उम्र के थे। तो एक बहुत सख्त अनुशासन, और वो लखनऊ घराने के इतने बड़े आचार्य थे कि उनसे इस तरह सीधे सीखना, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये, जैसे आज बच्चे कहते हैं हमको सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, ऐसे कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जो उनको समझ में आया। अच्छा, और तब ये भी था कि कोई सिलेबस नहीं, कोई परीक्षा नहीं, ये बिल्कुल गुरु की इच्छा पे है कि वो जो मर्जी चाहे, जो वो शिष्य का देखें कि उसकी क्या कैपेसिटी, क्षमता, उसका झुकाव, उसका सामर्थ्य क्या है, उसके हिसाब से सिखाएं। तो ऐसे फिर हमारी उस दिन से तालीम शुरू हो गई। आपने ये सोचा भी नहीं था कि कथक ही सीखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था डांस सीखना है, ये सोच के गए थे? बिल्कुल। जब ये कथक इनकी स्थापना हुई तो उस एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में हमारे गुरुजी भी आए थे, उसमें बिरजू महाराज ने भी नृत्य किया था। तो बड़ा अच्छा लगा देख के, हम गए थे रविंद्रालय में देखने की, क्या भाई ज़बरदस्त है।
उसके पहले मैंने देखी थी, क्योंकि मेरे पिता हमें प्रयाग संगीत समिति ले जाते थे देखने के लिए। हमने गोपी कृष्ण जी का नृत्य देखा था उससे पहले। तो एक ये तो था कि हाँ कोई बहुत अच्छा सा एक सीखना है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे एग्जैक्टली नहीं पता था। लेकिन फिर तालीम शुरू हो गई उनके साथ। लेकिन मेरे परिवार, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार, मैं कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार से आती हूँ, तो वहाँ पे मेरे पिता का ये था कि नहीं, पढ़ाई तो करनी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के और नृत्य करें, क्योंकि हम किसी संगीत के परिवार से आते नहीं थे, तो पढ़ना तो था ही। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने नृत्य सीखा, BA भी किया, MA भी किया, और भी तरह की चीज़ें सीखी। पढ़ाई के साथ साथ आपने फिर जॉब्स भी शुरू किया, आपने एज एन इकोनॉमिस्ट लंबा समय 25 साल आपने दिया, बट साथ ही साथ आपने नृत्य को नहीं छोड़ा। उसके प्रति जो आपका समर्पण था, जो गुरुजी के प्रति जो आपका डेडिकेशन था, डिवोशन था, वो कंटिन्यू रखा। हाँ, वो आज तक भी वैसा ही है, क्योंकि जो कुछ है वो नहीं का दिया हुआ है। गुरु से मैंने बहुत लंबे समय तालीम नहीं ली थी, बहुत कम समय तालीम, क्योंकि फिर उनका स्वर्गवास हो गया था। जी हाँ, लेकिन मैंने इसको निभा के रखा, पढ़ाई को भी, और फिर अपनी मैंने MA भी किया, फिर मैंने PhD भी किया इकोनॉमिक्स में, और मैंने और जो सहयोगी विधाएं होती उनमें भी बहुत काम किया। अच्छा, मज़े की बात है कि हमारे गुरु कभी कभी तो कहते थे नहीं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन वो खुद अपने आप में नाटक के बहुत अच्छे जानकार थे, और वो आगा हर्ष कश्मीरी के शागिर्द थे। उनको पूरे पूरे नाटक ज़बानी याद थे। उनका गाने की तालीम फैयाज़ खां से हुई थी। वो मतलब ये भी कहते थे, लेकिन वो उन्होंने मुझे बहुत आज़ादी और ये दिया कि मैं उसी समय में जब उनसे सीख रही थी, मैंने थिएटर लखनऊ में बहुत अच्छा होता था उस समय। मैंने खूब जम के थिएटर में भी काम किया। मैंने आकाशवाणी में एक नाटक कलाकार के रूप में काम किया। मैंने सुगम संगीत का ऑडिशन दिया, और मैं अभी भी उसकी अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत प्रकार की, आपने कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं, मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट, जो भी आप चाहे वो वॉइस ओवर देना हो, चाहे वो प्रोग्राम्स करना हो, बहुत अच्छा लगता था वॉइस ओवर देना। मतलब आपको ताज्जुब होगा, मुझे जो वो TVNF की डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, उसमें वॉइस ओवर करना मुझे मज़ा आ जाता था। और वो जब मैंने नाटक मंच पे, रेडियो में, मैं बहुत एंजॉय करती थी उसको। और साथ में तो ये क्या है, जो हमारी भारतीय अवधारणा है उसमें नाट्यशास्त्र के अनुसार जैसे है, तो नाटक जो है उसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। उसी में संगीत है, उसी में वादन है, उसी में नृत्य, वो भी उसका हिस्सा होते थे। यही परसेप्शन हमारे यहाँ चलता है, ऐसा नहीं है। बाद में हुआ कि अपनी अपनी विधा में एक कोई गाना अलग हो गया, नृत्य अलग हो गया, वादन अलग हो गया। आज उसके अलग अलग सब कलाकार सब अलग अलग स्टेज परफॉर्मेंस करते, पहले सब एक साथ होता था। एक साथ, तो एक जो वो एक अवधारणा है नाटक की, नाटक के ही ये अंग है, अंश है। तो इसलिए ये हमेशा दिमाग में था, और मैंने इतने साल के अनुभव में ये समझा है कि ये सब परस्पर एक दूसरे की सहयोगी विधा है। ये अलग नहीं है, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप स्वर को समझते हैं, और वो आपको बहुत साथ देता है नृत्य करने में। अगर आप नाटक करते हैं, नेचुरली आपका अभिनय नाटक में भी है, नृत्य में भी बहुत। और फिर मेरे गुरुजी का अभिनय तो मतलब माना जाता था कि उनका अभिनय और लास्य अंग, इसके वो गुरु थे असली। तो उन्होंने उसकी तालीम हमको दी। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते थे। अगर आप नाटक करते हैं तो आपको संवाद बोलना, आपको दर्शकों से इंटरेक्ट करना ये आता है। अगर आप स्टेज पे काम करते हैं, आपको ब्लॉकिंग, मूवमेंट, ये सब आपको आता है। और अगर आपको और म्यूज़िक तो, गाना तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपको स्वर आपके दिल को नहीं लगते हैं तो आप कोई काम अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे की सहयोगी विधाएं, इसलिए कुछ ऐसा रहा कि इन सब चीज़ों में मदद की मेरी। अगर हम वॉइस ओवर्स की बात करें तो जैसा आपने बताया कि आपको बहुत पसंद था वो करना, तो ऐसा कोई डायलॉग या ऐसा कोई वॉइस ओवर आपको याद है ध्यान में जो आप सुनाना चाहेंगे? ऐसे एकदम से तो नहीं बता पाऊंगी, पर मैं आपको बकायदा अच्छे से, जब मैं अपने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस करती हूँ तो मैं अभी भी उसमें किसी स्क्रिप्ट का लंबा मोनोलॉग हाथ में लेके पढ़ती हूँ, और लोगों को ये कहती हूँ कि आंखें बंद कर लो, इसे सुनो। तो आंखें बंद करके जब वो सुनते हैं उसको, तो वो क्योंकि क्या होता है, जब हम रेडियो में अभिनय करते हैं तो केवल आपकी आवाज़ ही आपका, वो जो उस तरफ बैठा है दर्शक, उसको तो कुछ नहीं पता है कि क्या आवाज़ से कनेक्ट करता है। वो कनेक्ट करता है, वो एक दृश्य बंध की रचना करता है पूरी, और तब उसको कैसा फील होता है। तो जब भी मैं ऐसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस करती हूँ तो मैं लंबे लंबे अपने डायलॉग्स पढ़ के सुनाती हूँ,
उसको तो अभी तो मैं एकदम उसकी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं ये बताती हूँ कि अभिनय है, लेकिन अंतर विधाओं का है। मैंने आप फिल्म में भी अभिनय करते हैं, नाटक में भी अभिनय करते हैं, रेडियो में भी अभिनय करते हैं, और नृत्य में तो करते ही करते हैं। तो अंतर क्या है इन चीज़ों में और कहाँ वो एक से है? आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये करने में। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक हम बात करते हैं तो आपने आई थिंक एक अच्छा एम्पावर्ड लाइफ शुरू से ही जिया, आपको एजुकेशन सही मिली, आप अपने पैशन को भी परस्यू करना चाहती थी, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उतनी रोक टोक नहीं होगी, मे बी आप फुल टाइम नहीं करी, बट आपने बहुत अच्छे से इसको दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, घर परिवार पैशन प्लस प्रोफेशन। तो उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी? आपकी जैसे और भी लोग थे जो इस तरह की चीज़ें कर पाए, और आज का जो दौर है आपको क्या चेंजेस दिखते हैं? नहीं, हम इतने पुराने भी नहीं हैं कि उस समय की बात करें। ऐसा नहीं था। लेकिन आप ये सही कहती हैं कि हर परिवार का एक अपना वो होता है कि वो कितनी आज़ादी देते हैं काम करने की। मुझे अपनी किस्मत से बहुत आज़ादी मिली। मेरे माता पिता कोई भी इस लाइन में नहीं था, हालांकि मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी गायिका और नाटक की कलाकार थी, लेकिन मुझे इसकी बहुत इसकी आज़ादी मिली कि मैं कई सारी विधाओं में काम कर सकूं। मुझे वाकई कभी रोका टोका नहीं गया। और जब मेरी शादी हो गई तब वहाँ उस परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जो संगीत का काम करते, वो तो ज़्यादातर फौजियों का परिवार था। लेकिन वहाँ भी मुझे कभी रोका नहीं गया। और मुझे बस एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर ऐसा नहीं कि मेरे साथ सब लोग मेरे ट्रूप्स में जा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं था, पर वो उसका सम्मान कर रहे थे। और मैं जो तालीम जो मैंने इतने बच्चों को इतने साल दी है उसका भी सम्मान करते थे और उनको प्रेम करते थे, और आज भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे अपने माता पिता का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, गुरु, माता पिता और फिर मेरे पति का परिवार और पति विशेष रूप से। तो ये बात आप सही कह रही हैं कि कई लोग ऐसे मेरे दौर में रहे होंगे कि जिनको शायद आगे तक करने की आज़ादी नहीं मिली होगी। मुश्किल होता है, यू हैव टू मेक चॉइसेस। अगर आपको जैसे एक तो अपना अनुशासन लागू होता है अपने पर। अगर आपका सब लोग कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पिक्चर, अगर आपका काम है, अगर आपको अपना प्रोग्राम करना है, तो सब कुछ जो और है वो सेकेंडरी हो जाता है और आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल फिक्स करनी पड़ती हैं। बहुत सुख छोड़ने पड़ते हैं, बहुत अनुशासन अपने पे लादना पड़ता है। तो ये एक उसका एस्पेक्ट। लेकिन ये आप सही कह रही हैं कि मुझे ईश्वर की दया से और अपने माता पिता और गुरु की दया से मुझ पे ये बंदिशें नहीं लगी कि ये नहीं कर सकते हो, वहाँ नहीं। मैं तो अपने म्यूजिशियंस को लेके सालों मैंने ट्रैवल किया है अकेली, मैं छोटी यंग और वो भी डांसर। और लेकिन एक बात है कि मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया था कि मर्यादा को नहीं छोड़ना है। जैसे अगर आप कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं कुछ, तो वो ये देखना कि वो कार्यक्रम आप कहाँ कर रहे हैं। इट शुड बी अ पब्लिक प्रोग्राम। ये नहीं कि आप कहीं किसी समझौते में, हाँ ना, बिल्कुल नहीं। कहते हैं स्कूल के आंगन में डांस करो, कोई बात नहीं, वो बात नहीं है। इफ़ यू नॉट पेड वेरी वेल, इट्स ऑल राइट। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि वो सम्माननीय और उसमें होना चाहिए। तो ये इसका ध्यान मैंने रखा और आज भी रखती हूँ इसका। तो उससे ये होता है कि एक मर्यादा बनी रहती है आपके साथ। फिर वैसे भी हमारा क्लासिकल डांस जो है वो साधना ज़्यादा है और ग्लैमर उसमें कम है। तपस्या है एक तरह की। तपस्या, पूरी तपस्या 100%। तो मैं बच्चों को भी यही बताती हूँ, हर तरह से तपस्या है और बच्चे भी करते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए। इसमें ग्लैमर दिखता ही नहीं उस तरह से। मुझे लगता है ग्लैमर तो जो आर्टिस्ट है वही ग्लैमरस है, और आपकी बात करें तो यू आर ग्लैमरस इन एवरी वे। आई डोंट थिंक सो। मैं तो आई एम वेरी स्ट्रेट और बहुत सरल और बहुत सहज हूँ। मतलब मुझे लोग कहते हैं कि तुम तो मतलब बिल्कुल ही, तुम्हें तो कलाकार का भी मतलब अभिमान तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान भी नहीं। और वाकई नहीं, वो मुझे ये लगता है कि नहीं, अपनी जगह सबको पता होती है। क्योंकि क्या है ना, ये समंदर है और आपको कुछ नहीं आता है। और आपको ये बात भी समझ तब आती है, बहुत समय के बाद आप समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। सच बता रही हूँ, एंड आई मीन इट। नहीं, बट इंडिया में ऐसा कोई भी सम्मानित मंच नहीं होगा जिस पे आपने परफॉर्म नहीं किया। आप इंडिया में तो किया ही है, हर जगह परफॉर्म, साथ ही देश विदेश में भी आपने बहुत नाम रोशन किया है इंडिया का। किया है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। पर एक शेर सुनाती हूँ आपको। जी बिल्कुल। हमने जाना कि कुछ नहीं जाना, हमने जाना कि कुछ नहीं जाना, वो भी इस उम्र में हुआ मालूम। तो
जो समझते हैं वो समझने लगते हैं कि भैया ये अथाह सागर है कलाओं का, संगीत का। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है, वो तो कह ही नहीं सकता है। तो ये एहसास बनाए रखना है, गुरुओं ने भी ये सिखाया, ये एहसास बनाए रखना है। और आप ज़मीन पे रहते हैं और आप रोज़ देखते हैं आपसे बेहतर हज़ारों हैं, और आपसे बेहतर करने वाले, आपसे बेहतर समझने वाले कितने सारे लोग हैं। ये आपका बड़प्पन है। नहीं, ये सच है। 50 साल से भी ज़्यादा आपने इसको दिया है, ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स। एंड उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपसे अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छे। रियली ऐसा है। पता क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को भी देखें, मैं कभी कभी अपने ही बच्चों को देखती हूँ करते हुए, मैं सोचती हूँ यार ये इसने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ इसने बहुत अच्छी की। कई दफ़ा मुझे लगता है कि ये इसने मुझसे बेहतर की, एंड दैट मेक्स मी प्राउड, इवन प्राउड। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने तो जो दिया सो दिया, मगर अगर ये मुझसे बेहतर करे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। क्योंकि गुरु के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यही होता है कि उसका शिष्य उससे आगे जाए। अगर आज आप मुझसे पूछे कि मेरे को संतोष क्या, किसे, लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, सब कुछ दिया, बहुत दाद दी। इस शहर ने मुझे बहुत प्यार किया, क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल सीखते और नाचते, और इसने मुझे एक परीक्षा का भी दिया कि मतलब पिछली बार ऐसा हुआ था तो उससे बेहतर होना चाहिए यार, उससे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो एक हमेशा आप, वैसे भी मेरे लिए हर प्रोग्राम एक पूरी परीक्षा होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं पूरी ज़िंदगी परीक्षा ही दे रही हूँ। तो एक ये बात तो है, पर ये शहर और लोगों ने बहुत मान, जितना मेरा गुण नहीं था उससे ज़्यादा मुझे मान दिया। और उसके बाद भी सबसे बड़ा संतोष होता है जब आपके बच्चे अच्छा करने लगते हैं। जो छोटी छोटी लड़कियां बड़ी होती जाती हैं और वह आपसे बेहतर सोचने लगती हैं, आपसे बेहतर करने लगती हैं और आपको अपनी राय दे के मदद करती हैं। मेरे लिए इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, इट्स वेरी गुड। कथक की अगर हम वैसे बात करें तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन ज़्यादा है, या अभी भी लड़कों में इनहिबिशन है? बिकॉज बहुत सारे लड़के भी हैं जो बहुत अच्छा, आपके तो गुरु ही महाराज लक्ष्मण जी महाराज थे, तो आज के टाइम में आपको लड़के भी उतने मिलते हैं जो कथक सीखना चाहते हैं? ये एक स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है कि अभी भी है? अब ब्रेक हुआ है। मतलब ऐसा है कि पहले तो जो कथक की है, ये तो कथावाचकों की परंपरा है। तो ब्राह्मण लोग होते थे जो मंदिरों में कथाएं कहते थे, तो वो पुरुष होते थे और अकेले सोलो करते थे। तो वो रामायण महाभारत के प्रसंगों को, तो वो एक तरह से दर्शकों के लिए एक नैतिक शिक्षा भी होती थी, मनोरंजन भी होता था। तब स्त्रियां नहीं नाचती थी। बाद में जब एक बहुत ऐसी महिलाएं इस फील्ड में आई जिन्होंने, जैसे मैडम मेनका है, जैसे इस तरह की सितारा देवी, दमयंती जोशी, इस प्रकार की तमाम महिलाएं जो अच्छे परिवारों से आती थीं और जिन्होंने ये मिथ तोड़ा और आगे बढ़ के काम किया और सिर्फ देश विदेश में पॉपुलर किया। तो फिर क्या उसके समय बाद एक समय आया जो लड़कों की संख्या कम हो गई। हालांकि अच्छे गुरु अभी भी हैं जो नृत्य सिखाते हैं, और नृत्य गुरु पुरुष ही ज़्यादा होते थे शायद। अब तो खैर स्त्रियाँ भी नृत्य करती हैं। फिर लेकिन अब आज फिर आप देखें तो अब फिर ऐसा हो गया है, किसी भी कारण से आप कह सकते हैं कि वो एक जो मिथ था कि लड़के नहीं करेंगे, नृत्य नहीं कर सकते, वो फिर टूटा है। और लड़के, चाहे आप इंडियन डांसेस में देखें, चाहे आप वेस्टर्न डांसेस में देखें, बॉलीवुड में, इसमें लोग आए हैं, और तो एक कला की बात है, इसमें लड़का लड़की तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से बातें, पर अगर आप कंपेयर करें तो संख्या डेफिनेटली लड़कियों की ज़्यादा होगी। हाँ। कथक की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड हमें बताइए, बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है कि कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, लखनऊ घराना कैसा था। तो मैंने आपको बताया कि मंदिरों से मानते हैं। वैसे हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सब मंदिरों से ही माने जाते हैं कि उनका जो जन्म हुआ मंदिरों से, या भरतनाट्यम हो, ओडिसी देवी देवताओं के लिए हम करते थे। देवी देवता, वो एक ऑफरिंग थी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो चलता रहा। और एक तो मंदिरों में था, लोक में भी था, लोक में भी नृत्य होते थे, कथावाचक मंदिरों में बैठ के या कहीं कथाएं कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो है, लोक में भी चल रहा था। फिर क्या हुआ कि एक समय जब यहाँ पे मुगलों का शासन हो गया तो दरबारों में शिफ्ट हो गया। उस वक्त ऐसा हुआ कि नृत्य तो वो रहा, वही रहा, लेकिन उसमें जो एक भक्ति प्रधान रस था वो कम होके श्रृंगार रस, क्योंकि जो नवाब थे उनको भक्ति से तो मतलब एंटरटेनमेंट चला गया वो। लेकिन जो उसने अपनी
ऐसा नहीं है, उस पीरियड में भी ये रिफाइन होता रहा, क्योंकि सारे जो नृत्य हैं लोक से ही निकले हैं, रिफाइनमेंट परिष्कृत होता रहा और एक बाद में इसने एक शास्त्रीय पक्का रूप धारण कर लिया। एक नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े रीजन में कथक अकेला शास्त्रीय नृत्य है, जबकि अगर आप देखें तो ईस्ट में मणिपुरी डांस है और साउथ में तो मोहिनी अट्टम है, कथकली है ना, कुचिपुड़ी है, साउथ में कई है, लेकिन एक बहुत बड़े भारत के भूभाग में नॉर्थ इंडिया में कथक ही एकमात्र। तो कथक में क्या है कि डिफरेंट बड़े रीजन में होने से थोड़ा अलग अलग चीज़ें थी। और एक और बात भी थी कि रास का जो जन्म हुआ, एक तो वैष्णव धारा जब आई तो जो वैष्णव जैसे खास तौर से कृष्ण, भगवान कृष्ण उसके आराध्य बने और भगवान कृष्ण सभी ललित कलाओं के आराध्य हैं और कोई भी ललित कला आप भगवान कृष्ण के वर्णन और उसके बिना मान ही नहीं सकती हैं कि पूरी है, हो ही नहीं सकती है। तो काव्य में हो, चित्रकला में हो, संगीत गायन में हो, तो नृत्य में तो कृष्ण हैं ही। और कथक में विशेष रूप से अगर शिव हैं अपने जो आदि देवता हैं, वैसे ही नटवर नागर कृष्ण है, तो कृष्ण का प्रभाव बहुत है। रास जब इस नॉर्थ इंडिया में जब पॉपुलर हुआ, ऐसा भी मानते हैं कि रास और कथक में आपस में, कुछ कहते हैं सब रास से कथक का जन्म, कुछ कहते हैं नहीं, कथक नर्तक ने जाके अपनी कुछ चीज़ें रास वालों को सिखाई, तो एक कुछ सामान्य मिलती समानता हाँ है। जैसे ईश्वर की मंगलाचरण से शुरू होता है, जैसे उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े पर नाचे जाते हैं। तो आगे फिर बढ़ के आया, तो फिर एक बार ये हुआ कि सब जब नवाबों के, ख़ास तौर से इसमें दो लोगों का बहुत अच्छा मानते हैं, वाजिद अली शाह के दरबार में लखनऊ घराने के गुरुओं की प्रतिष्ठा गुरु की थी, क्योंकि वो उनसे नृत्य सीखते थे। हमारे गुरु जी के दादा वो नवाब के गुरु माने जाते थे और दरबारी नर्तक ही नहीं थे, उनका वैसे प्रतिष्ठा और सम्मान था। तो अगर आपका राजा, या अगर आप जयपुर पे बात करें कि जहाँ वीर राजा थे, वो भी उनके यहाँ भी बहुत अच्छा आश्रय दिया गया आपने। थोड़ा सा अंतर ये है कि लखनऊ घराना, क्योंकि पूरा रीजन ही ऐसा है कि यहाँ बड़ी नज़ाकत है, नफासत है, कशीदाकारी है, इत्र है, फुलेल है, तो पूरा जो टेम्परामेंट है वो बड़ा रिफाइंड है। तो इसलिए उसका भी असर, इसीलिए नृत्य में भी कोमलता है, नज़ाकत है, खूबसूरती है, अंग का संचालन सुंदर है और वहाँ पे वीर रस प्रधान है। तो जो अगर आप प्रोमिनेंट घरानों की बात करें तो लखनऊ है, बनारस है, जयपुर है और एक नया घराना भी है जो रायगढ़ घराने के नाम से मशहूर है। वहाँ के राजा ने ये कोशिश की कि लखनऊ और जयपुर के गुरु वहाँ जाएं और वहाँ के लोगों को तालीम करें। बाद में उनके अपने भी अच्छे गुरु तैयार हुए। तो ये चार घराने हैं। और आज अगर बहुत शॉर्ट में मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, तो आज अगर आप देखें कि स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से नृत्य करते हैं। ये खाली एक एकल नृत्य नहीं बचा है, इसमें डुएट्स भी होते हैं, इसमें समूह नृत्य रचनाएं बहुत पॉपुलर हैं, इसमें नृत्य नाटिकाएँ बहुत, और इसके जो कंटेंट है उसमें चेंज आया। ज़रूरी पहले तो ईश्वर पर आधारित था, पर अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे जो कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं, जैसे नारी विमर्श है, जैसे पर्यावरण है, जैसे ऐसी तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया और बहुत सफलता से किया। तो बहुत, अगर संक्षिप्त में आपको कहूँ तो ये इसका एक इतिहास कहा जा सकता है। बहुत सुंदर आपने बताया। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं कथक, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कितने समय की ट्रेनिंग होती है या कितना जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो क्या है, कैसे एडमिशन ले, कहाँ जाना चाहिए उनको। तो ऐसा है कि अब क्योंकि इंस्टीट्यूशनल टीचिंग भी होगी ना, संस्थागत शिक्षण जिसे कहते हैं, पहले तो सिर्फ गुरु के माध्यम से सीखते थे। तो अब जब से ये हुआ है तब से ज़्यादा उपलब्ध है लोगों को, अगर चाहे तो सीखने जा सकते। तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको 5 साल के 6 साल के डिप्लोमास भी देते हैं, आपको BA की डिग्री देते हैं, MA की डिग्री देते हैं, PhD की डिग्री देते हैं डांस में। आपके लिए नेट है, JRF है, ये सब खुला हुआ है। अब ये लड़की बैठी है, ये नेट और JRF दोनों कर चुकी है, थीसिस सबमिट हो गई है इसकी, अभी तो सिखा रही है बात करने में। तो ऐसे बहुत से बच्चे, मतलब आप PhD भी कर सकते हैं और पूरी थीसिस भी आप सिर्फ अगर कथक में इंटरेस्टेड है तो ये है, या किसी भी और नृत्य विधा में, पर कथक
में है ही। अगर आप कहें कि आपको कितने, देखिए हर आदमी, हर जो जिसको पैशन होता है सीखने का, वो चाहता तो कलाकार बनना है, मंच पे आना चाहता है, पर आप ये नहीं कह सकते एकदम से कि कितनी दिन में आ जाएगा। हाँ, तो अगर आपको थोड़ी बहुत तालीम, अगर आपको लगे कि हाँ अब आपको, तो जब बच्चे एमए पास कर लेते हैं तो तब हम लोग कहते हैं कि हाँ अब तुम इस लायक हुए हो कि ये समझोगे कि हमें आगे क्या करना है। जी। अगर तुम तब कंटिन्यू करोगे अपना रियाज, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, तब तुम कुछ काम कर पाओगे। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में भी ये होता था कि 5-6 साल तो कुछ बात ही नहीं है। आप सिर्फ उसको, भाई आप सोचिए ना, अंग्रेजी हिंदी आप पढ़ेंगे, हाँ आप उसको देख रहे हैं, उसकी पूरे अपनी भाषा है, अपना लैंग्वेज है, अपना शास्त्र है, अपना, और कॉम्प्लिकेटेड है तो वो समझने में। लेकिन ये एक बात और भी होती है कि अगर आप पूरा एक परफॉर्मर की तरह ना भी बन पाए तो भी जो कलाओं को सीखने की बहुत से फायदे हैं। आप एम्पावरमेंट की बात करें, उसके 2-4 फायदे आप बताइए। हाँ, बहुत फायदे हैं, मतलब इन द सेंस कि ये एक मेक्स यू अ बेटर पर्सन। आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, और वाकई आता है आत्मविश्वास। आप रचनात्मकता की ओर जाते हैं अगर आप कोई भी कला सीखें। देखिए बच्चों को आजकल माँ बाप चाहते हैं कि वो कोई एक फाइन आर्ट ज़रूर सीखे। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनकी जो दिमाग में अगर कोई डिस्ट्रक्टिव तरह की बात भी है वो कभी नहीं आती। मुझे आज तक मेरे स्टूडेंट्स में कभी ऐसा नहीं मैंने देखा कि किसी ने मेरा सर नीचा किया हो, कि किसी ने कभी ऐसी कोई, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है। आई थिंक बहुत हद तक स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक और डांस से आप एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में जाते हैं, रिलैक्सेशन हो जाती है। तो कलाओं का जो सबसे बड़ा वो माना जाता है वो है एक निर्मल आनंद जी, बहुत ही विशुद्ध आनंद आपको देता है। कोई भी कला हो, बहुत ही ऐसी स्वच्छ धुला हुआ, इतना अच्छा, जितना भी कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद के नज़दीक। तो क्यों है कि कम से कम उस समय जब आप सीख रहे हैं, जब आप कर रहे हैं, आप सचमुच और सब चीज़ों से दूर हैं, इसीलिए आप उसको मानते हैं कि भाई ये ईश्वर से मिलने का रास्ता है। तो और अब तो करियर ऑप्शंस भी हैं, यू कैन बिकम अ परफॉर्मर, टीचर। अब बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्यूशन करके अपना काम करते हैं, म्यूज़िक में ये भी संभव है। या आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, समीक्षक बनते हैं, लोग इवेंट मैनेज करते हैं, लोग उसके बारे में पुस्तकें लिखते हैं। तो आगे काम करने की है, मतलब बहुत सारे रास्ते, ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो और सीखना, पर एक बात है कि मेहनत का कोई मतलब विकल्प ऑल्टरनेटिव नहीं है, हार्ड वर्क का वो तो करना है, वो किसी भी उसमें है और इसमें तो है ही है। एंड आई थिंक आपने अपने जीवन में सब चीज़ किया, आपने स्टेज पे भी परफॉर्मेंस किया, आप बच्चों को सिखा भी रही, गुरु शिष्य परंपरा को भी आप आगे लेके जा रही हैं, और आप डीन भी थी फैकल्टी ऑफ डांस की भातखंडे में। तो आपने हर तरह से इस आर्ट को जो जिया जाता है और जो सोसाइटी को वापस दिया जाता है अपने माध्यम से, वो सब आप, एक जो कहता था कि चक्र पूरा आपने किया, सीखा भी, सिखाया भी, जाना भी, समझा भी, सारी चीज़ें आपने की। कृपा है भगवान की। मुझे भी यही लगता है कि हाँ, मतलब आपको इतना प्यार लोगों ने दिया तो आप भी तो कुछ लौटाइए उनको। आप उनको, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि लौटा सकूँ जो भी। एंड आई थिंक अभी भी आप उतनी ही एक्टिव हैं, जितना जो कर पाती हैं, जो कर सकती हैं। अभी भी आपकी दिनचर्या में कथक शामिल है, हर तरह से शामिल है। बिल्कुल। तो आगे की कुछ प्लानिंग है, आगे आप और क्या करने वाली हैं, करना चाहती हैं? तय नहीं किया है अभी, कुछ एक आध प्रोजेक्ट है इस दिमाग में कि जो अभी टू अर्ली उन पर बात करूँ मैं, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। सोचने में, समझने में और कर पाएंगे कि नहीं, उसका विचार करने में समय लगता है, क्योंकि ये एक मतलब डिपेंडेंट विधा है। जब अगर आपको कुछ बनाना है तो आपके पास एक स्क्रिप्ट, एक आइडिया होना चाहिए, एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए प्रॉपर। आपके पास उसको कंपोज करने के लिए कलाकार होने चाहिए, फिर क्योंकि म्यूज़िक पे आश्रित है तो फिर बजाने वाले, गाने वाले लोग, और वो भी आपस में कई टीम होनी चाहिए। कई बार, हजारों बार भी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ट्रायल और एरर से सीखते हैं। फिर आपके पास उसको प्रस्तुत करने के लिए आप स्वयं करें या आपके जो शिष्य हैं या आपकी कलाकारों की टीम है, वो एक मजबूत टीम होनी चाहिए जो आपके लिए लगातार, क्योंकि जब रिहर्सल होती है तो कुछ घंटों का कुछ नहीं होता है। फिर तो सुबह से लेकर रात तक अब थक गए हैं या पसीना है या भूखे हैं, वो सब कुछ नहीं।
वो सब एक आर्टिस्ट की ये भूख होती है कि परफेक्ट हो, मैं जो करूँ वो परफेक्ट हो, क्योंकि स्टेज पे जो आपने कर दिया और अगर वो एरर हो गया तो वो हो गया, वंस डन इज डन। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे बड़ी बात यही है, इट इज देन एंड देयर, और नेक्स्ट मोमेंट वो नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कविता लिखी तो ठीक कर लिया, मूर्ति बनाई तो बाद में ठीक कर लिया। इसमें तो भैया जो हो गया सो हो गया। और जो हो गया उसके इतने वेरिएबल्स हैं कि वो इतने चीज़ों पे आश्रित है कि आप हमेशा यूं ही रहते हैं। इसीलिए हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान किसी प्रकार से निकल जाए, हो जाए। टू मेनी थिंग्स, लाइट अच्छी नहीं थी, साउंड नहीं था, घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही थी, म्यूजिशियन ये भूल गए थे, अरे तुमने हाथ भूल गई, तुम ऐसे करना, अनाउंसमेंट सही नहीं था, फोकस, अरे भाई टू मेनी थिंग्स कि जो आप बैठ के देखते रहते हैं और फिर आप हेल्पलेस होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इतने वेरिएबल्स ईश्वर ही निभा सकता है भैया। आई थिंक जब आप लोग मंच पे जाते हैं तो वो जो एक बार मंच को छूते हैं तो वो भगवान को समर्पित कर देते हैं कि अब आपके हवाले, बस सब सही कर लेना। नहीं, पता नहीं कितने दिन से मैं तो सिर्फ और मैं ही नहीं, सारे कलाकार को मनाते रहते हैं ईश्वर को, और वो सचमुच उन्हीं की कृपा से होता है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, इतनी सारी बातें जानने को मिली, सीखने को मिली। चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी को, ताकि सारे कलाकारों को अगर हम कहें या जो नहीं भी, कि एक अच्छी लाइफ, एक जो नहीं है उनको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो अगर अच्छे बहुत कलाकार नहीं बने तो एक अच्छे दर्शक और श्रोता बनेंगे, और वो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए इतने इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं, हर आदमी तो कलाकार नहीं बनता है, लेकिन वो एक ज़िंदगी जीने का एक मैंने क्या है, अगर आप कलाओं के बिना ज़िंदगी जीते हैं तो फिर तो जानवर भी वैसे जीता है, और इंसान तभी अच्छा होता है जब उसके पास कुछ वो समझे चीज़ों को, जाने। आखिर पोइट्री, पेंटिंग, ये सब तो उसको ऐड करते हैं ना। और जो लोग अगर बन चुके हैं या उस प्रोसेस में हैं, उनको ये है कि भाई थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और जतन, थोड़ा और चिंतन उसके विषय में करें तो वो आगे भगवान उनको सफलता देगा। मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता आएगी बिल्कुल आएगी। ईश्वर देखता है ना, सफलता आएगी। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो।